हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले मुझे और मैं आपकी हेल्प के लिए इसी टाइप्स के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Which section of the Indian Contract Act deals with communication, acceptance and revocation of proposal? जो प्रपोजल दिया गया है उसकी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 3 मेंशन करता है। तो ये बताता है कि कैसे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन को जो आर कम्युनिकेटेड थ्रू एन एक्ट और ओमिशन, किस तरीके से किसी एक्ट के द्वारा उसको प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन को कम्युनिकेट किया जा सकता है या किसी ओमिशन के द्वारा। तो इस बारे में सेक्शन 3 मेंशन करता है। What happen if proposal is accepted after the proposer has died, but the acceptor is unaware of the death? है ना। अब क्या हुआ कि जो प्रपोजर है उसने जब प्रपोजल दिया है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या जो भी है, ठीक है, उसने दे दिया प्रपोजल और वो मर गया, लेकिन एक्सेप्टर को इस बारे में नहीं पता है और एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो प्रपोजल था वो मान्य माना जाएगा क्योंकि वो अनअवेयर था। फिर उसका जो भी लीगल हायर होगा उसको वो फुलफिल करेगा। तो सेक्शन 6 इस बारे में बोलता है कि प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द एक्सेप्टर इज अवेयर ऑफ इट्स बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने से पहले अगर अवेयर है एक्सेप्टर तो फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो अनअवेयर है तो यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रिमेन वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। नेक्स्ट है, व्हेन इज द प्रपोजल कंसिडर एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सेक्शन 8 के तहत बोला है कि प्रपोजल जो है उसको कब माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है ना, किस कंडीशन में ये बोला गया है कि वो एक्सेप्ट कर किया जा चुका है। तो व्हेन द एक्सेप्टर परफॉर्म द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल। अब जो प्रपोजल दिया था और उसमें जो मेथड दी थी या जो कंडीशन दी थी उस वे में अगर एक्सेप्टर ने परफॉर्म कर दिया, उसी वे में कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। जब स्वीकार करता है, प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है, तो ये मान लिया जाता है कि कंप्लीट है। तो अंडर सेक्शन 8 अ प्रपोजल इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेड व्हेन द एक्सेप्टर इधर परफॉर्म द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल, या तो वो प्रपोजल की कंडीशन को परफॉर्म कर दे और एक्सेप्ट द कंसिडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और जो वो उन्होंने रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब जो काम करने के लिए बोला था उसके लिए कुछ कंसिडरेशन दिया है, वो कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो वो कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स कि वो उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन दी है, या तो परफॉर्म कर दे कंडीशन को जो दी है प्रपोजल की, या फिर जो कंसिडरेशन दिया है उस प्रॉमिस के तहत तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, और जो काम करने वाले हैं वो काम करने के लिए एक्सेप्ट हो जाए, है ना। तो मतलब दोनों एक दूसरे को, रेसिप्रोकल प्रॉमिस में मतलब कि दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं, एक एक्ट करने को बोल रहा है और उसके बदले में पैसा ले रहा है, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा, है ना। तो ये सेक्शन 8 बोलता है इस बारे में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द एग्रीमेंट वेयर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड थ्रू वर्ड्स। वर्ड्स के थ्रू, अगर मतलब ऐसे समझौते को क्या कहा जाता है जहां प्रस्ताव स्वीकृति शब्दों के माध्यम से की जाती है, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जहां शब्दों का यूज किया जाए ना, या तो रिटर्न हो या ओरल हो, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड में क्या होगा कि कुछ मतलब एक्ट के थ्रू इम्प्लाइड हो जाता है वो, है ना, कुछ ऐसे एक्ट करा, बिहेवियर किया जिससे ये शो हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा। सेक्शन अंडर सेक्शन 9 the Indian contract, a contract is said to be express if the proposal and acceptance are made in words, either spoken or written। तो इस words में किया गया है, भले ही वो spoken हो, written में हो, है ना, मौखिक हो। if they are not made in words but inferred from conduct, it is called the implied contract। conduct से शो हो रहा है ना, लेकिन आचरण से निष्कर्ष निकाला जाता है, तो ये निहित अनुबंध मतलब implied contract कहा जाता है। नेक्स्ट है, Which of the following is an essential element of valid contract under section 10? तो ये important section है। section 10 में इसके essential elements बताए गए हैं, valid contract के essential क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है
आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये आवश्यक तत्व है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, गलत है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होता तो ये सही होता। माइनर एज अ पार्टी, तो कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज होना चाहिए, मतलब मेजर होना था, तो ये गलत हो गया। कोएर्जन जो है मतलब उसको उत्पीड़न दिया गया, डराया धमकाया करके, मतलब वैसे इस तरीके से अगर कंसेंट ली गई है तो यहाँ पे सिर्फ ओनली हमारा फ्री कंसेंट। सेक्शन 10 में और भी ग्राउंड्स दिए गए पर लेकिन यहाँ पे जो रिलेवेंट है फ्री कंसेंट है। तो दैट एन एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय फ्री कंसेंट टू कॉम्पिटेंट पार्टीज। तो देखो फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट पार्टीज, जिसमें आ जाएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है ना, वो इंसेन नहीं है, वो माइनर नहीं हो, तो कॉम्पिटेंट पार्टी होगी। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब आप इलीगल काम कराने के लिए या इलीगल कंसिडरेशन के लिए नहीं बोले, है ना, तो उस टाइप की चीजें इसमें नहीं होना चाहिए। और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, इलीगल काम के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये चार जो क्राइटेरिया है ये सेक्शन 10 में बताया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 में मेंशन किया गया इसकी कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंट कौन होगा? जो मेजर होगा, है ना, मतलब उसमें ये बोला गया है कि जो माइनर होगा वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो जो इंसेन है या अनसाउंड माइंड है वो नहीं होगा, ठीक है। और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कर दिया है तो वो भी नहीं होगा। तो कौन होगा? जो पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड, तो वो कॉम्पिटेंट पार्टी होगा। तो डी ऑप्शन सही है। सेक्शन 11 बताता है पर्सन इन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? अगर वो मेजोरिटी अटेंड कर ली, साउंड माइंड का है और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, तो ये पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 में बोला गया है कि कौन सा जो है मतलब स्वतंत्र सहमति को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए स्वतंत्र कोएर्जन प्रभावित करता है, मिस्टेक हो गई उससे भी आपकी जो फ्री कंसेंट है वो प्रभावित होती है, ठीक है। फ्री विल, अपनी इच्छा से उन्होंने हाँ बोला तो ये प्रभावित नहीं करती, और अनडू इन्फ्लुएंस भी प्रभावित करती है। द राइट ऑप्शन फ्री विल यहाँ पे आएगा। तो सेक्शन 14 बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट द कंसेंट इज फ्री, फ्री मानी जाएगी व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के द्वारा नहीं की गई है, तो ये फ्री मानी जाएगी। तो फ्री विल इज एक्चुअली अ नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्री कंसेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएर्जन अंडर सेक्शन 15। तो कोएर्जन जो होता है ये हिंदी में इसको जो बोला जाता है उत्पीड़न। तो कोएर्जन मतलब प्रपीड़न, है ना, उत्पीड़न नहीं, सॉरी, प्रपीड़न जो होता है हिंदी में बोला जाता है कोएर्जन को। तो इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्या है, धमकी देकर ना, जो आईपीसी में कोई काम करने से प्रोहिबिटेड किया गया है ना, उस काम को करने की धमकी देना। तो थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, मतलब वो जैसे कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, है ना, इस टाइप का अगर कोई ऐसी धमकी दी जा रही, तो क्योंकि या तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तो मारना ये आईपीसी में प्रोहिबिटेड है, ये एक्ट प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो आईपीसी में मतलब इंडियन पेनल कोड जो है उसमें जो प्रोहिबिटेड किया गया है और उसके द्वारा थ्रेटिंग करना, धमकी देते हुए कोई कार्य कराया जाए, है ना, कराने के लिए करार कराया जाए, एग्रीमेंट कराया जाए, तो वो होता है कोएर्जन, ठीक है। तो धमकी मानना आईपीसी में जो फॉरबिडन है, ठीक है। सेक्शन 15 बोलता है कि कोएर्जन मीन्स यूजिंग फोर्स, फोर्स बल का प्रयोग करना, थ्रेटिंग करना, टू कमिट एन इलीगल एक्ट अंडर द आईपीसी टू मेक समवन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट करना है इसलिए उसको धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, मैं ये या तो आग लगा दूंगा तुम्हारे घर में, तो इस टाइप के जो काम है इसकी धमकी दी जा रही है। सेक्शन 15 में बोला गया विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है सेक्शन जो 16 है उसमें मेंशन किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसे डोमिनेंट पावर में है, मतलब ऐसा है कि जैसे आप देखो अगर डॉक्टर और पेशेंट, है ना, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो
ऐसी ऐसी मतलब डोमिनेंस उस पर होता है पोजीशन पर, कि डोमिनेट पोजीशन पर, जो कि सामने वाले को इफेक्ट कर सकता है। मतलब डॉक्टर बोले कि आपको ये बीमारी है, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो मरीज मान लेगा। तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन का, जैसे पेरेंट्स में पिता पुत्र का, तो यहाँ पे पिता उस डोमिनेट पोजीशन में होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, तो और उस इन्फ्लुएंस करके वो मतलब अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं एक तरीके से उस चीज का, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इससे बनता है। तो यहाँ पर इस टाइप का अगर करके कोई एग्रीमेंट कराया जाता है, ठीक है, जैसे वकील है वो भी उस पोजीशन पे होते हैं। तो ऐसे जितने भी जो रिलेशन वाली चीज होगी, जहाँ पे ऐसे रिलेशन होंगे, तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है। तो सेक्शन 16 इसके बारे में मेंशन करता है। तो undue influences is said to exist when one party in a dominant position or unfairly influences the other party to gain an unfair advantage in a contract। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कोई अनफेयर एडवांटेज प्राप्त कर सकता है दूसरी पार्टी से, इन्फ्लुएंस अनफेयरली इन्फ्लुएंस कर कर, ठीक है। तो हिंदी में जब एक पक्ष प्रभावशाली स्थिति में रहकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, तो इसे अनुचित प्रभाव कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोerजन अंडर सेक्शन 15। जो प्रपीड़न का उदाहरण नहीं है, इसमें से बताना है हमें। तो थ्रेटिंग टू फाइल अ फॉल्स क्रिमिनल केस ये है, थ्रेटिंग टू कमिट सुसाइड ये भी है, यूजिंग इकोनॉमिक प्रेशर टू फोर्स एग्रीमेंट, इकोनॉमिक पोजीशन ये नहीं आएगा, थ्रेटिंग टू किल समवन अनलेस दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 15 के तहत क्या नहीं आएगा, कि किसी को आर्थिक दबाव डालकर सहमत होने के लिए मजबूर करना, ये इसमें सेक्शन 15 में कवर नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। जो धोखाधड़ी है सेक्शन 17 में फ्रॉड के बारे में बोला गया है, कपट, और जो सेक्शन 18 है उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या विपदेशन के बारे में बताया गया है, ठीक। तो इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों में ही फ्रॉड ही है, लेकिन कुछ जो फ्रॉड है वो इंटेंशनली होता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो अनइंटेंशनली होता है। मतलब वहां उसका इंटेंशन तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ एक्ट होता है जिसके कारण वो डिसीव हो जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है सामने वाली पार्टी के साथ। और 17 में क्या है, वो जान करके धोखा देने के पर्पज से ही वो एक्ट किया जाता है, ठीक, कि इसमें वो है। तो सेक्शन 17, अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड नोइंगली टू डिसीव समवन, यहाँ जान करके किया जा रहा है। अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट इंटेंट टू डिसीव बट स्टिल लीड्स टू लॉस, अब डिसीव करने का ऐसा कोई वो नहीं था इंटेंशन, लेकिन उससे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन 18 में बोला गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। फ्रॉड के लिए क्या होना चाहिए, तो इंटेंशन होना चाहिए डिसीव देने के लिए, सबसे मेन जो इसका एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, वो डिसीव करने का इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 21। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कि एग्रीमेंट जब बना रहे थे मान लीजिए, और जिस सब्जेक्ट मैटर पे बना रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं है। मान लीजिए जैसे घोड़े को बेचने के लिए बना रहे हैं ना, घोड़ा उस वक्त है ही नहीं, मर गया है ना, और पता ही नहीं, और एग्रीमेंट कर लिया कि ये वाला घोड़ा मैं इतने में दूंगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, उनको पता ही नहीं है ना। तो मिस्टेक किसी भी तरीके की मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक, सिर्फ मिस्टेक की बात करें, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी और एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट बनाया और बोले वो टाइम बार्ड है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, अब सामने जब वो तथ्य ऊपर आते हैं तो फिर बोला गया कि ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पे अगर मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ के लिए है तो यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो एग्रीमेंट को लागू किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टीज ये नहीं बोल सकती है कि हमें पता नहीं था कि लॉ में ऐसा था, क्योंकि लॉ ये बोलती है कि हर किसी को लॉ के बारे में जानकारी है, भले ही उसको जानकारी नहीं हो, पर माना जाएगा। तो और अगर फॉरेन लॉ के केस में अगर मिस्टेक है तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट नोइंग दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर द लॉ, ठीक है, यह न जानना कि कोई अनुबंध कानून के तहत शून्य है, ये मिस्टेक ऑफ लॉ का उदाहरण बताया गया है।
A mistake of law occurs when a person is unaware of legal rule. Ignorance of law is not excuse. तो ये mistake of law का एग्जाम्पल तो है, लेकिन लॉ का इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा, ठीक है, वो वैलिड ही माना जाएगा। तो सेक्शन 21 में, तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड जो सेक्शन है वो 20, 21 और 22 से रिलेटेड है। तो 20 में फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक की बात की जा रही है, जैसे मैंने घोड़ा का एग्जांपल दिया था, घोड़ा नहीं, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। तो सेक्शन 20 के अंदर तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट मैटर खत्म है। 21 जो है लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो लॉ में मतलब ये दोनों पार्टीज इसमें मिस्टेक कर रही, ए और बी दो पार्टीज है, दोनों कर रही, इसमें भी ए और बी दोनों कर रही कि हमको तो लॉ के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता इंडियन लॉ के लिए, लेकिन फॉरेन लॉ में एक बार लिया जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे मिस्टेक ऑफ मतलब 2 पर्सन की है, यहाँ पे क्या एक ही पर्सन मिस्टेक में है तो भी जो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाता है, वॉइडेबल नहीं होता है। मतलब if both parties are under a mistake of fact the contract is void, ठीक है। अगर दोनों पक्ष किसी आवश्यक तथ्य के बारे में गलती करते हैं तो अनुबंध शून्य हो जाता है, ये अभी हमने बात की थी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।